हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आपको पता है कि कुछ दिनों से यहाँ पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं भूगोल के लिए। और उसी क्लासेस की अगली श्रृंखला में हम आज की क्लास ले रहे हैं, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में आज आपको जानकारी प्राप्त होगी। ये आपके फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनने के साथ साथ ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में जरूर आता है। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के विकास जब हुआ था, पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई, तो ये आग के गोले के रूप में थी और धीरे धीरे ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगी और धीरे धीरे ठंडी हुई और इसमें इतनी वर्षा हुई, काफी करोड़ों वर्ष तक वर्षा ही होती रही। और धीरे धीरे जब ये सूर्य के चारों ओर घूम रही थी, तो इसमें जो पृथ्वी की आंतरिक सतह है, आंतरिक जो मध्य भाग है, आंतरिक केंद्र है, उसमें पृथ्वी के सतह से उपस्थित या पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी भारी कण थे वो केंद्र में चले गए और जितनी भी हल्की चीजें थी वो ऊपरी सतह पर हो गई, क्योंकि केंद्र उन सारी चीजों को अपने बल से खींच लिया जो भारी थे। और इसलिए आयरन भी, आपकी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर देखेंगे तो जो आखिरी सतह है, आखिरी केंद्र है, उसी में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या हम यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे हम कुछ भी फेंकते हैं वो नीचे ही गिरता है। तो ये क्यों नीचे गिरता है? क्योंकि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये सारी चीजें जब हमें दिखाई दी तो हमें लगा कि इन चीजों को समझने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या चीजें मौजूद हैं और ये कैसे कैसे काम करती हैं, इसी की वजह से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने के लिए अध्ययन किया गया। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए, जैसे कि खदन के साथ साथ बहुत सारे क्रियाकलाप किए गए, जिससे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। वैसे तो ये कई सारे स्रोतों के माध्यम से प्राप्त की गई, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। उन्हीं सब के विषय में आज हम आपसे बात करते हैं इस क्लास के जरिए। दोस्तों, पृथ्वी के सतह के विकास, इसके वर्तमान आकार और भविष्य में इसमें कौन कौन से परिवर्तन ऐसे हो सकते हैं, इसी को समझने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करना प्रारंभ किया गया। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो क्रस्ट, मेटल और कोर से मिलकर के बना हुआ है। मतलब कि इन्हीं तीन में इन्हें विभाजित किया गया है। और पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी ऊष्मा भी निकलती है और जब हम भूकंप को महसूस करते हैं तो ये सारी बातें भी इसी आंतरिक संरचना की वजह से ही हम जान पाए। जब आंतरिक संरचना किस प्रकार बनी हुई है, हमने भूकंप महसूस किया, हमने बहुत गर्मी महसूस की, तो ये जानना अति आवश्यक हो गया कि पृथ्वी आखिरकार बनी किस चीज से है और कैसे है ये अंदर से। तो यही कुछ प्रश्न है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन करने के लिए हमें जागरूक किए। हर कोई जब कुछ पढ़ता है तो सोचता है कि भाई क्यों पढ़े। अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपका भी एक लक्ष्य होगा, एक ड्रीम होगा, या बीए ही नहीं, आप कुछ भी पढ़ रहे होंगे तो आपका एक लक्ष्य रहा होगा कि आप क्या करने वाले हैं आगे। उसी प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका भी तो एक लक्ष्य होना चाहिए। भैया क्यों पढ़ रहे हैं आप इसको, और क्यों इतना ज्यादा आप अपना ऊर्जा इसमें लगा रहे हैं, क्यों इतना श्रम कर रहे हैं, आपको क्यों जानना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। आप बाहर रहिए ना, आपको क्या मतलब है अंदर की बातें जानने के लिए। लेकिन ये क्यों आवश्यक हो गया, वो आइए समझते हैं। पृथ्वी की सतह को समझने के लिए, पृथ्वी का सतह सब जगह एक समान नहीं है। कहीं पर ये पर्वताकार है, कहीं पर ये समतल है, तो कहीं कहीं ये गर्त के रूप में भी मौजूद है। तो ये पृथ्वी का जो सतह है, इसके विषय में जानने के लिए भी हमें आंतरिक भाग की संरचना के विषय में जानना बहुत ही आवश्यक हो गया। जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ, भूकंप हुआ, ये कुछ ऐसी भूभौतिकीय घटनाएं हैं जिन्हें समझने के लिए भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में
जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक हो गया। ये सारी बातें आप नोट करते हुए चलिए और समझते चलिए। अगर वीडियो थोड़ा सा तेज हो तो आप पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। इसके साथ ही साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि पृथ्वी हर जगह एक ही समान, एक ही बल से हर चीज को आकर्षित कर रही है। कुछ जगहों पर वो काफी तेजी से आकर्षित करती है और कुछ जगहों पर वो बहुत ही धीमी गति से आकर्षित करती है। अब अगर ब्रह्मांड, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, वो कुछ ही एक लिमिट सीमा तक है। जैसे ही आप पृथ्वी के, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है और ये एटमॉस्फेयर है हमारा। धीरे धीरे आप जैसे इसके ऊपर जाएंगे, पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि जो आपको आसमान ऊपर दिखाई देता है, जरूरी नहीं है कि वहां तक ये चुंबकीय प्रभाव दिखाई दे पड़ता है या महसूस किया जा सकता है। अब अगर बात करें विभिन्न सौरमंडल वस्तुओं की आंतरिक संरचना को समझने के लिए, खैर यहाँ वस्तुओं भी कह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे समझे तो ग्रहों को जानने के लिए, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी, अब अगर बात करें सौर्य है या एक गैसीय पिंड था, उसी से सूर्य बना, उसी से अन्य सभी ग्रह बने, जो कि हम पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं। तो अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जब हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो हम सिर्फ इसके आंतरिक संरचना के बारे में ही जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि जो सौरमंडल के अन्य सभी ग्रह हैं उनके विषय में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक ही चीज से वो सभी ग्रह निकले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके आंतरिक संरचना भी एक ही प्रकार की होगी। इसलिए भी यह आवश्यक हो गया कि हम क्यों, इसलिए ये और आवश्यक होगा कि हम क्यों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अपनी अध्ययन को करें और कैसे अपना और फोकस करें। और कह सकते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही बहुत जिज्ञासा वाला होता है, तो इन्हीं सारी क्रियाओं को देख करके ही वो और ज्यादा उत्साहित हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में वो जानकारी प्राप्त करें। वायुमंडल के विकास और वर्तमान संरचना को समझने के लिए भी, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो प्रारंभ में ही ये सारे गैस जो आपको आज दिखाई देते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन जो पृथ्वी पर पाया जाता है, चाहे ऑक्सीजन, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, या विभिन्न प्रकार की सभी गैसें जो है, वो प्रारंभ से ही नहीं थी पृथ्वी के अंदर। जब पृथ्वी गर्म का आग का गोला थी और धीरे धीरे जब ये ठंडा होता चला गया, तो ये जो भी गैसेस है उनका विकास होता चला गया। और यही वायुमंडलीय विकास के अध्ययन के लिए भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही साथ खनिज अन्वेषण के लिए, आप कह सकते हैं खनिज खादान के लिए, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हम जब जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हमें ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा खनिज कहाँ पर किस मात्रा में पाया जा रहा है। तो हमें ये खादान के अन्वेषण के लिए बहुत ही आसानी रहेगी, क्योंकि जब हम जानेंगे कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है तो हम वहीं पर उसकी प्राप्ति करने के लिए अपने क्रियाकलाप करेंगे। तो यही है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जब जानेंगे तो खनिज कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं, इसकी भी जानकारी हमें बहुत आसानी से हो जाएगी। इन्हीं सब कारणों की वजह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो गया। दोस्तों, पृथ्वी की सतह कई अलग अलग भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की वजह से हुई है और यही पृथ्वी की सतह को आकार देती हैं। इन प्रक्रियाओं का कारण बनने वाली ताकतें जो हैं वो हैं अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। जो पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर लगती हैं उसको कहते हैं अंतर्जात बल। क्या कहते हैं? अंतर्जात बल। और जो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगती हैं, यानी कि जो बाहर से पृथ्वी के केंद्र की ओर लगती हैं, उसे हम कहते हैं बहिर्जात बल। क्या कहते हैं? बहिर्जात बल।
अब अगर अंतर्जात बल के विषय में बात करें तो अंतर्जात बल जब भी कोई प्लेट आपस में टकराती हैं वो सभी एक अंतर्जात बल की वजह से होते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, भूकंप आता है, ये सभी क्रियाएं किस बल की वजह से होती हैं? अंतर्जात बल की वजह से होती हैं। और यदि बहिर्जात बल के बारे में हम बात करें तो ये बल पृथ्वी के ऊपर नदियों के द्वारा या हिम नदियों के द्वारा, जो भी पवन के द्वारा, ये सारी जो क्रियाकलाप करते हैं हिमनद, पवन, नदियां, इन सभी के द्वारा जो क्रियाकलाप पृथ्वी की सतह पर किया जाता है वो आते हैं बहिर्जात बल के अंतर्गत। आइए समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। पृथ्वी हमारी पूरी तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी हमारी पूरी तरीके से गोल नहीं है। ये मैं थोड़ा सही से नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन ये पूरी तरह से गोल नहीं है, ये चपटी गोलाकार है। और अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम पूरी पृथ्वी की नहीं कर करके बल्कि पृथ्वी के एक टुकड़े को लेकर के ही अध्ययन करेंगे। जैसे आप जब खरबूज खरीदने जाते हैं या कुछ भी फल खरीदने जाते हैं तो वो पूरा फल तो आपको नहीं देता है चखने के लिए, बल्कि वो जब आप तरबूज खरीदने जाइए तो वो क्या करता है, काट करके एक कोना आपको देता है और आप उसी का टेस्ट करके पूरे तरबूज के प्रकृति के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से जब आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना है तो आप पूरी पृथ्वी का ना करके बल्कि एक भाग को लीजिए और उसी का अध्ययन करिए। ये है, तो हमने ये टुकड़ा निकाल लिया, इसे 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। जो पहला परत है उसे कहते हैं क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, और दूसरा भाग जो है वो होता है मेटल, और अंत में जो आता है यानी कि जो सबसे केंद्र में है वो कोर है। इस भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है सियाल, यानी कि इसको सियाल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, और इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको सीमा भी कहते हैं। जो ये अंतिम केंद्र है, अंतिम परत है, उसे कहते हैं निफे के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि इसमें निकेल और आयरन बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब अगर आपको याद नहीं होता है कि किस परत में कौन सी चीज सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक के रूप में कहें अगर, तो निफे सबसे नीचे का मतलब निफे रहेगा। ओके, अब ए अल्फाबेट में पहले आता है और एम बाद में आता है, तो उसी से आप याद कर सकते हैं कि सियाल पहली परत का है और सीमा दूसरी परत का है। इन्हें ये आंतरिक संरचना जो है, इसे अध्ययन करने के लिए 2 विधियां अपनाई गई, जो किसी पुस्तक में कुछ और लिखा है, किसी पुस्तक में कुछ और लिखा है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार दिए हैं। लेकिन अगर सर्वमत के अनुसार बताएं तो इन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 रूपों में बांटा गया है। दो रूपों में इन्हें बांटा गया है। प्रत्यक्ष की अगर बात करें तो खनन के माध्यम से या खादान के माध्यम से, उसके साथ साथ ज्वालामुखी से जो उद्गार होता है, उसके अलावा उसके मैग्मा को लेकर के भी हम बहुत प्रकार से अध्ययन करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो कहाँ से, कौन सी सीमा से निकल के आया है, कौन से परत से निकल के आया है। तो जिसके अनुसार ही हम ये अध्ययन कर पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है। और धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि
यही दो प्रकार हैं जिनसे हम अध्ययन करते हैं। आइए पूरा डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। जानकारी के जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं उसमें जब भी खनन किया जाता है, खनन के माध्यम से भी हम इसके आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ड्रिलिंग के माध्यम से भी हम इसके आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं। वैसे दोस्तों, ज़्यादा गहराई तक तो कोई भी खनन नहीं किया जा सकता है, ना ही ड्रिलिंग किया जा सकता है, क्योंकि अंदर जैसे जैसे जाते हैं तो पृथ्वी की उष्मा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो चाहे वो कोई मशीन हो या कोई व्यक्ति हो, उसको बहुत अंदर तक वो जा नहीं सकता है। पृथ्वी की गर्माहट को वो सहन ही नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो गहराई तक जाने की क्रियाएं हुई हैं या ड्रिलिंग, खनन, जो भी क्रिया की गई है वो बहुत ही आंतरिक सीमा तक नहीं की गई है। इसीलिए इसको बहुत ही सिद्ध नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक जानकारी पृथ्वी के बारे में नहीं देते हैं। दोस्तों, अब अगर उल्का पिंड के बारे में बात करें तो उल्का पिंड और पृथ्वी का जन्म एक ही प्रकार से हुआ है। आप सोचेंगे आप कि ये कैसे हो गया, क्योंकि भैया ये एक ही निहारिका थी पहले, और इसी निहारिका से सभी ग्रह बने और कई टुकड़े जो आसपास विभाजित हो गए थे, वो जब ज्वाइंट हुए थे तभी तो अन्य सभी ग्रह बने थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सारे छोटे छोटे कण थे वो सब मिल गए थे। कुछ कण ऐसे थे जो बाहर ही रह गए थे ब्रह्मांड में, तो उन्होंने छोटे छोटे उल्का पिंड का या क्षुद्र ग्रह का ऐसे रूप उन्होंने ले लिए थे। जब भी कोई उल्का पिंड पृथ्वी के बाहरी सतह पर आता है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी का एटमॉस्फेयर जो कई परतों में विभाजित है, जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के सतह पर आता है तो यहीं वो जल जाता है और इसमें आग लग जाती है। जब इसमें आग लगती है तो कभी कभी तो ये आग बुझ जाती है और वो नीचे आ जाता है पृथ्वी के सतह पर। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो यहीं समाप्त हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा फिल्मों में या फिर अपने आसपास कि रात को टूटता हुआ तारा जा रहा है। तो दोस्तों, वो टूटता हुआ तारा नहीं रहता है, वो उल्का पिंड रहते हैं जो हमारे सतह पर आकर के जल रहे होते हैं। और कुछ कुछ होते हैं जो हमारी यहाँ पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं, जो छोटी छोटी, उनकी आंतरिक संरचना क्योंकि पृथ्वी से बहुत मेल खाती है, इसीलिए उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, ऐसी ही पृथ्वी की भी आंतरिक संरचना है। ये होते हैं ये दोस्तों, ये थे जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत। इसके साथ साथ अब बात करते हैं अगर आकर्षण शक्ति की, तो पृथ्वी अपने केंद्र से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी भी प्रकार का द्रव्यमान हो, चाहे वो भारी हो, हल्का हो, लेकिन पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन हमने पहले ही कहा कि वो सब जगह एक समान रूप से आकर्षित नहीं करती है। कहीं कहीं जगहों पर ऐसा देखा गया जहां पर पृथ्वी की आकर्षण शक्ति थोड़ी कम है और कहीं कहीं देखा गया कि इसकी आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है। इसी विसंगतियां, ये जो विसंगतियां हुई हैं, वो हमें भूपरत में द्रव्यमान के वितरण के बारे में जानकारी देती हैं। क्योंकि पृथ्वी का जो गोला आकार है, इसमें कहीं पर आयरन की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर आकर्षण बहुत ही तीव्रता से होता है, लेकिन किसी किसी जगह पर आयरन उतना नहीं है तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण की मात्रा थोड़ी कम लगती है। और यही जो विसंगति है, इसी का जो जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि हाँ, पृथ्वी के अंदर सभी द्रव्यमान का सेम रूप से एक समान वितरण नहीं हुआ है। अब आइए देखते हैं इसके अप्रत्यक्ष स्रोतों में भूकंपीय तरंग किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमें जानकारी देता है। भूकंपीय तरंगे ऊर्जा की तरंगे हैं। यह भूकंप से उत्पन्न तरंगे हैं जो भूपरत के नीचे क्रियाकलाप करती हैं। जब भी कोई भूकंप उत्पन्न होता है तो उससे कई सारी तरंगे निकलती हैं। मान लीजिए किसी स्थान पर, मान लीजिए पृथ्वी की परत है और यहाँ से
दो परतें आपस में टकराती हैं आंतरिक रूप से, जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये होता है फोकस, यही से भूकंप की उत्पत्ति होती है। जब मैं भूकंप पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी इतना ही आप समझ लीजिए। यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ तो यहाँ से कई सारे तरंगे निकलती हैं जो ऊपर हलचल कराती हैं, मतलब जहाँ पे हम मौजूद हैं तो यहाँ पे वो हलचल कराती हैं। कौन? ये जो तरंगे निकल रही हैं यही हलचल कराती हैं। तो ये हर जगह पर एक समान रूप से हलचल नहीं कराती हैं, क्योंकि ये तरंगे भी कई प्रकार से होती हैं। कुछ एस वेव एस तरंगे कहते हैं, इनका नामकरण किया गया है। एस तरंगे, पी तरंगे, एल तरंगे, ऐसे करके इनका नाम लिया गया है। वो चीजें हम आपको भूकंप जब पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। जो एस तरंगे होती हैं वो सॉलिड में काम करती हैं, और जो पी तरंगे होती हैं वो नहीं सॉरी जो एस तरंगे होती हैं और पी वेव होते हैं, ये सब कोई जल में, कोई थल में, कोई गैसीय मात्रा में। ये वितरण आपको भूकंप जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि कौन सी तरंगे किस माध्यम में क्रिया करती हैं। और जो जल में तरंगे काम नहीं करती हैं तो समझा गया कि हाँ, पृथ्वी पर सभी जगह पर एक समान तरंगे नहीं, मतलब एक समान तरंगे काम नहीं कर रही हैं। इन तरंगों के माध्यम से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अंतर हुआ, तो वो जानकारी देखा गया कि भाई क्यों हो रही है, क्यों ये तरंगे एक समान काम नहीं कर रही हैं, क्यों किसी का शैडो जोन कहाँ पे हो रहा है। शैडो जोन मतलब ये यस वेव की शैडो जोन है, एस वेव यहाँ काम कर रही थी लेकिन यहाँ काम नहीं कर रही थी। तो ये जब जानकारी प्राप्त की गई तो देखा गया कि ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकार से काम कर रही हैं। इसी के विषय में जानकारी हम और डिटेल में आपको देंगे जब भूकंप के बारे में आपकी क्लास चलेगी। अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी हम बस ये समझ रहे हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम इन आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। अब आइए बात करते हैं जो पृथ्वी की परत है, भूपर्पटी। पहली परत भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट के नाम से भी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहा जाता है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। ये अलग अलग होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये समुद्री स्थल है, महासागरों का स्थान है ये। यहाँ की जो परत होती है भूपर्पटी, यहाँ की जो परत है भूपर्पटी वाला, वो 5 किलोमीटर तक ही है, बल्कि ये जो स्थल है, स्थल की भूपर्पटी, वो 35 किलोमीटर है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है दोस्तों, ये और भी ज्यादा होता है। जिन स्थानों पर पहाड़ है तो ये 70 किलोमीटर तक भी पहुंच जाता है। तो कहीं कहीं आप ये भी लिखा हुआ पाएंगे कि स्थलीय भूपर्पटीय की मोटाई होती है वो 100 किलोमीटर तक होती है। लेकिन कारण इसका यही है कि कहीं कहीं पहाड़ है जिस वजह से वो 70 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, बल्कि महासागरों की मोटाई जो है वो 5 किलोमीटर तक ही है। भूपर्पटी का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर के इसकी संरचना हुई है, इसका निर्माण हुआ है। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर तक है, और इस परत को लिथोस्फीयर के नाम से भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लिथोस्फीयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्रस्ट का जो निचला भाग होता है, अभी तक तो हम क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी के बारे में पढ़ रहे थे। आइए जानते हैं कि क्रस्ट का जो निचला भाग है मेटल, वो किस प्रकार है। ये पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% भाग स्वयं में ही समेटे हुए हैं। ये जो पृथ्वी की परतें हैं, क्रस्ट, मेटल, कोर, इनमें जो अधिक मात्रा है, सबसे ज्यादा मानी जाती है, सबसे मोटी मानी जाती है, वो मेटल को ही कहा जाता है। इसमें 83% आयतन है और 67% पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान को यही समेटे हुए हैं। मेटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। किससे हुआ है? सिलिका और
मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा भी कहा जाता है। सीमा सीमा वाली नहीं, बल्कि सिलिकॉन और Ma से मैग्नीशियम। इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा, गैस और राख बाहर आती है। कह सकते हैं कि ये जो परत है वही ज्वालामुखी उद्गार, इसी से ही निकलता है। और लावा गैस जो भी हम जिसका अध्ययन करते हैं तो यहीं से निकलती है, लावा, मैग्मा, गैस, बहुत सारी चीजें। अभी मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो ये मैंने बताया कि ये क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी हो गई। दूसरा ये मेटल है, तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो 2900 किलोमीटर तक है। ओके, कितना है? 2900 किलोमीटर तक। इसका औसत घनत्व 3.5 से लेकर के 5.5 ग्राम तक है। इस परत को पायरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ साथ इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब अगर बात करें पृथ्वी के आंतरिक संरचना का सबसे जो नीचे वाला भाग है, वो या कहें केंद्रीय भाग, उसे कोर के नाम से जाना जाता है। इसमें निकिल और लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इस परत का औसत घनत्व 11 से 13 सेंटीमीटर तक है। 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर तक है। इस परत को बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए भी है। आइए देखते हैं कि जो परतें हैं, इसे जब विभाजित किया गया है तो कैसे कैसे और भी चीजें हैं। जो क्रस्ट का भाग है दोस्तों, उसे कोनरॉड असंबद्धता भी कहते हैं। और क्रस्ट और मेटल के बीच की जो परत है, ये है पृथ्वी का आंतरिक भाग की संरचना। ये मैं आपको बता रही हूं। ये जो भूपर्पटी का भाग है, इसे कोनरॉड असंबद्धता कहते हैं, इस परत को। और मेटल और भूपर्पटी के बीच की जो परत है, उसे हम कहते हैं मोह असंबद्धता। इस मेटल को भी 2 भाग में बांटा गया है, अपर मेटल और लोअर मेटल। क्या बांटा गया है? मेटल है ये, इसे 2 भाग में बांटा गया है। अपर मेटल, इसे कहेंगे अपर मेटल, यूएम लिख देती हूँ। इसे क्या देते हैं? लोअर मेटल, एलएम लिख देती हूँ। इसे रेपिटी ने देखा था, रेपिटी ने इसको खोजा था, तो इसलिए इसको रेपिटी असंबद्धता भी कहते हैं। अब ये जो लोअर मेटल है और कोर का जो अपर कोर है, इसे गुटेनबर्ग ने जाना था पहले, इसलिए इसे गुटेनबर्ग के नाम से भी जानते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से भी जाना जाता है। और जो निचला कोर है यानी कि लोअर कोर, इसे लेहमैन असंबद्धता के नाम से भी जाना जाता है। या फिगर एक बार ध्यान से देख लीजिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अब आज की क्लास से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने चाहिए। मोह असंबद्धता स्थित है, मैंने पहले आपको बताया, मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट और मेटल के बीच, ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच, मेटल और कोर के बीच, आंतरिक मेटल और बाह्य मेटल के बीच। तो अभी आपने पढ़ा मोह असंबद्धता, ये क्रस्ट और अपर मेटल के बीच पाई जाती है, इसका नाम दिया गया है।
तो इस प्रश्न के उत्तर में आप कह सकते हैं क्रस्ट और मेटल के बीच मोह असंबद्धता स्थित है। ये क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए आपका जानना ये बहुत जरूरी है, आपको याद भी करना चाहिए। गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थित है, ये एसएससी 2017 के पेपर में आया था। तो अगर आपने अभी ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा। गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थित है क्रस्ट और मेटल के बीच, ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच, मेटल और कोर के बीच, आंतरिक मेटल और बाह्य मेटल के बीच। तो अभी आपने पढ़ा, मैं आपको दिखा देती हूँ फिगर के माध्यम से एक बार फिर से। गुटेनबर्ग कहाँ थे? गुटेनबर्ग यहाँ थे, ये लोअर मेटल है और ये आउटर कोर है, यानी कि मेटल और कोर के बीच ये स्थित है। कौन? गुटेनबर्ग, मेटल और कोर के बीच। इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा इसका। ओके, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? पहला तो भूपर्पटी, मेटल, फिर कोर। सियाल, सीमा, निफे। सियाल, सीमा, निफे, यानी कि सीमा है सिलिका और मैग्नीशियम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भूपर्पटी यानी कि जो पहली परत है, उसमें कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पहला परत था सियाल, सीमा, निफे। सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? सियाल यानी कि एल्यूमिनियम, ये प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी पर पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिलिका और लोहा पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिलिका और लोहा पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, लौह और सिलिकॉन। मेटल के नीचे क्रोड, मेटल का नीचे वाला जो भाग है उसमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है? सबसे निचला जो परत है वो कौन सा है? सियाल, सीमा, निफे। निफे की निकल के साथ साथ आयरन यानी कि लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खैर, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इससे अभी आपको मिलेंगे धीरे धीरे, और बहुत सारे पेपर में भी आपके आएंगे। ये तो थी आज की क्लास। धीरे धीरे आप अपने सिलेबस को और आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। कल आपकी क्लास फिर रहेगी जो आपके फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड ही रहेगी, तो बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ पर सलोनी के साथ।